नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज का हमारा विषय है हृदय रोग बचाव एवं उसके कारण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में भारत में हृदय रोग के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में आज कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर हृदय रोग क्या होता है, क्यों ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, अपने हृदय को मजबूत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और खास तौर पर जानेंगे कि एम्स ऋषिकेश में हृदय रोग के इलाज के लिए किस तरह की नवीनतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भानु दुग्गल जी कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जो वर्तमान में एम्स ऋषिकेश के कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत, आपने समय निकाला, आप कार्यक्रम में आए। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने अभी शुरुआत में भी कहा कि पिछले कुछ दशकों की अगर हम बात करें तो बहुत तेजी से भारत में हृदय रोग के मामले बढ़े हैं। दूसरे देशों के मुकाबले किस तरह की स्थिति आप देखती हैं भारत में, या कितनी चिंताजनक स्थिति हृदय रोग के संबंध में भारत की है फिलहाल? भारत में ये स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। हुआ क्या है कि पिछले 3 से 4 दशक में हम एक वर्ल्ड का हार्ट कैपिटल बन गए हैं। यहाँ 60% ऑफ द वर्ल्ड के हार्ट डिजीज़ पेशेंट्स विद्यमान हैं। दूसरा है इसकी जो बहन है डायबिटीज़, हमारे पास मैक्सिमम डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़, ये तीनों इकट्ठे अब इतनी पॉपुलेशन इंडिया की है, इसमें मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे पास हार्ट डिजीज़ के हैं। एक और चिंताजनक बात जो हिंदुस्तान में हो रही है कि हमारे जो हार्ट डिजीज़ पेशेंट है उसकी उम्र 40 से 50 साल होती है, जबकि बाहर के देशों में, जैसे मैं यूएस में जब थी, वहाँ जब राउंड लो तो आप देखेंगे कि वहाँ बुज़ुर्ग पेशेंट्स होते हैं। 6th डेकेड, 60 उम्र का आदमी, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, 70 ईयर ओल्ड के पास हार्ट की प्रॉब्लम है। पर इंडिया में ये हमारे 30, 40 और 50 ईयर ओल्ड्स में हो रही है, जो कि प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ हैं। उस समय हृदय की बीमारी होने से क्या होता है कि पूरा वो अपने आप तो अपाहिज बन ही जाता है आदमी, पर वो अपनी फैमिली पे बर्डन हो जाता है, देश के लिए बर्डन हो जाता है। इसलिए ये स्थिति बहुत चिंताजनक है। एक और चीज़ हुई है कि भारत जब इनिशियली जब इंडिपेंडेंट हुआ तब हमारे पास डिजीज़ेस थी जैसे मैल न्यूट्रिशन, अनसेफ प्रेगनेंसी। हाउएवर अब क्या हुआ है कि अब हार्ट डिजीज़, और जैसे जैसे हमारा शहरीकरण हुआ है, वेस्टर्नाइजेशन हुआ है, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, हमने हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और हार्ट के पेशेंट्स के ने ओवरटेक कर दिया है। ये जो विकासशील देशों की बीमारियां थी उनको हमने ओवरटेक कर दिया, और हम अब वर्ल्ड का हार्ट कैपिटल और डायबिटीज़ कैपिटल बन गए हैं। बिल्कुल, तो बहुत यानी कि स्थिति जो है वो गंभीर है, बहुत गंभीर है। मैम, ये भी जानना चाहेंगे, आपने बोला, जैसे कि आपने बताया कि दूसरे देशों में ये 6th या 7th डेकेड में कहीं ना कहीं ये बीमारी लोगों को होती है, लेकिन भारत में आपने बताया कि 30 और 40 साल की उम्र में भी लोगों को हृदय रोग अब देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे प्रमुख वजह क्या है, क्यों कम उम्र में अब ये बीमारी बढ़ती जा रही है? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक है कि वेस्टर्नाइजेशन के साथ क्या हुआ है, एक तो हमारी डाइट बदली है। हमारी जो पहले डाइट थी, हम ज्वार, बाजरा, ऐसे हम गेहूं के पदार्थ इस्तेमाल किया करते थे, परंतु अब आप देखें जो फास्ट फूड आ गए हैं वो सब मैदे से बनते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौरी। तो क्या हुआ है कि आईटी प्रोफेशनल्स हैं, लोग सुबह जाते हैं ऑफिस, रात तक, देर रात तक सबके दिमाग में, जहन में है कि मुझे क्या करना है। उनको मालूम है कि हमें मेरी डाइट अच्छी होनी चाहिए, मुझे एक्सरसाइज के लिए जाना है। ये थोड़ा थोड़ा मीडिया ने उनको काफ़ी कुछ बता दिया है, परंतु somehow they are not able to follow it। उनको सुबह चले जाते हैं, सारा दिन कंप्यूटर के पास बैठे रहते हैं, फिर मोबाइल पे रहते हैं, और उसके बाद फिर जो भी आगे मिलता है फास्ट फूड, कहीं नीचे उतरे, अच्छा समोसा मिल गया, बर्गर ऑर्डर कर दिया, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। तो ये जो जीवन शैली में बदलाव आया है हमारे बच्चों में, जो अब होने लग गया है, इंस्टेंट फूड्स, इंस्टेंट हमको सब कुछ चाहिए, उससे बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड अभी आप बच्चों को देखें तो शाम को खेलते नहीं है, वो कंप्यूटर पे बैठा होगा बच्चा, मोबाइल पे खेल रहा होगा। तो हमारी ये जो कोलेस्ट्रॉल की जो डिपोजिशन है, जो धमनियों में, हृदय की धमनियां हैं जो उसको ब्लड सप्लाई देती हैं, वो फर्स्ट डेकेड मतलब 10 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। आप देखते हैं कि नाना नानी, दादा दादी, कई बार हम कहते हैं अरे ये छोटा बच्चा तो है,
तो उसको समोसा कचौरी इसको क्या रोकना, उनको लगता है कि हम बाद में देख लेंगे जब बड़े होंगे, कभी हार्ट की डिजीज होगी। पर जो धमनियों में डिपोजिशन है वो उस उम्र में 10 साल की उम्र में भी प्लाक पाया जाता है। तो हमें बहुत जल्दी इसका अपने, और एक बड़े आदमी को जो हर साल पूरी ज़िंदगी परांठा खा रहा है या कुछ और खा रहा है ना, उसको आप बोलें कि आप कल से आप सूखी रोटी खाएं तो कितना उसमें विरोध होता है अंदर से कि ये क्या जीवन है, नीरस हो गया जीवन। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमें वहीं से स्कूल से ही ये शुरू करना पड़ेगा। इसलिए आप अमेरिका में देखेंगे, अमेरिका में क्या हुआ है कि फास्ट फूड्स बैन कर दिए गए स्कूल में। नो सॉफ्ट ड्रिंक्स, नथिंग इज़ अवेलेबल इन द स्कूल। तो आपको उसी उम्र में शुरू करना है, बच्चों को तभी से दिखाना है कि ये आपको इसी तरह की जीवन शैली वो अपना लेते तो इट इज़ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। फिजिकल एक्टिविटी भी, अभी क्या है, वो बेचारा बैग लेके जाता है सुबह से रात तक, शाम को कंप्यूटर करता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है आपके पास फास्ट फूड्स हैं, इंस्टेंट हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, तो बहुत चीज़ें हैं जिन्होंने ये जो अचानक जो सर्ज हुआ है हार्ट डिजीज़ का पिछले 3 या 4 दशक में, जो प्रोग्रेसिव हमारी वेस्टर्नाइजेशन है, उसके कारण हार्ट डिजीज़ का भी उतना ही सर्ज हुआ है। बिल्कुल मैम, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है। हमने कम उम्र के लोगों की बात करी, लेकिन छोटे बच्चों, न्यूली बॉर्न्स तक में हार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे क्या वजह है जब इन्फेंट्स में भी हार्ट की समस्या, हार्ट से जुड़े रोग देखने को मिलते हैं? अच्छा, नहीं, वो एक अलग बीमारी है। वो होता है चिल्ड्रन आर, वो तो दे आर बॉर्न विद दैट डिजीज़, दैट इज़ अ डिफरेंट डिजीज़। वो दिल के अंदर जो जब बनावट होती है दिल की, माँ के पेट के अंदर, उस समय की बीमारी होती है। और उसके कई फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं उसमें कई बार मदर को कभी कोई इलनेस हो जाती है, मतलब जब वो बच्चा पेट में होता है इलनेस हो जाती है, कई तो आर आउट ऑफ कंट्रोल। बट उसमें क्या किया जाता है कि एक फीटल एको नाम की हमारे पास फैसिलिटी है, फीटल इकोकार्डियोग्राफी, जो 16 से 18 हफ्ते में फीटल हार्ट देखा जाता है। और अगर वो बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो आप उसी समय आप मदर को और पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करिए। दी अदर थिंग इज़ कि अगर वो ऐसी बीमारी है जिसका इलाज है तो उसका उस फैसिलिटी में जाके इलाज हो सकता है। तो आप चाहेंगे कि डिलीवरी उस जगह हो जहाँ वो जब बच्चा पैदा हो उस बीमारी का इलाज हो जाए। नॉर्मली ये जो फीटल इकोकार्डियोग्राफी है ये डायबिटिक मदर्स को बोला जाता है, या उन फैमिलीज़ को बोला जाता है जहाँ फैमिली में हार्ट डिजीज़ है। जैसे एक बच्चे को हार्ट डिजीज़ है या उसको होल इन द हार्ट है, तो वो दूसरे बच्चे में भी होल होने की संभावना डबल या ट्रिपल हो जाती है। तो ऐसे बच्चों का फीटल एकोकार्डियोग्राफी करना चाहिए। तीसरा, जैसे नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है, गायनेकोलॉजिस्ट बहुत बार हमारे पास बच्चे भेजते हैं, और फीटल एकोकार्डियोग्राफी की सुविधा हमारे पास एम्स में उपलब्ध है, और हमारे पास काफ़ी रेफरल्स आते हैं इसके लिए। और हमारे पास पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के भी विशेषज्ञ हैं और पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी के भी विशेषज्ञ हैं। बिल्कुल मैम, अभी आपने कोलेस्ट्रॉल की बात करी, हम चाहते हैं आप दर्शकों को बताएं आखिर कोलेस्ट्रॉल ये होता क्या है और किस तरह से ये हमारे जो हृदय है उसको प्रभावित करता है। कोलेस्ट्रॉल इज़ प्रेजेंट इन फैटी फूड्स, वो फूड्स जिनमें चिकनाई होती है। हम कई बार बहुत बार देखते हैं कि हमारे खाना में बहुत तेल है, वसा है, तो खाने का जो मात्रा है, फैट की जो मात्रा है खाने में, वो एक आदमी के लिए, हार्ट के पेशेंट के लिए तो हम 15 ml बोलते हैं, जो कि 3 छोटे चम्मच हैं। नॉर्मल आदमी को भी सिर्फ 4 से 5 चम्मच घी या तेल का इस्तेमाल करना चाहिए पूरे दिन में। दूसरा है कि बहुत देशों में, जैसे न्यूयॉर्क में, US में, हर फूड के ऊपर उसकी कॉम्पोजिशन लिखी होती है, जैसे कि इस फूड में ट्रांस फैट इतना है। रादर ट्रांस फैट्स अब कई कंट्रीज़ में और कई सिटीज़ में बैन हो गए हैं। ट्रांस फैट को अगर हम समझें हमारे हिंदुस्तानी अपनी भाषा में, वो है वनस्पति में बने हुए पदार्थ। जो फैट्स सर्दी में जम जाते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, पर जो अच्छे ऑयल्स हैं, जैसे देसी घी हमारे लिए यूज़फुल है, तो हम एक दिन में 1 या 2 चम्मच देसी घी यूज़ कर सकते हैं। पर वनस्पति इज़ अ स्ट्रिक्ट नो। एंड फैट का अमाउंट जो हमारी पूरी डाइट में 10% होना चाहिए, और एक आदमी को ये समझना चाहिए कि 4 या 5 चम्मच से ज़्यादा कड़छी में कचौरी और समोसा और ये सब खाने का हमें अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल।
तो कहीं ना कहीं खान पान पर विशेष अगर हम ध्यान दें तो हार्ट की जो समस्याएं हैं उनसे कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। उनसे काफ़ी बचा जा सकता है। बिल्कुल। मैम, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस ये क्या होते हैं, इनके संबंध में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। सो कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ की शुरुआत बहुत जल्दी की उम्र में होती है। जैसे मैंने बताया कि वो फर्स्ट डेकेड में ही उसकी शुरुआत हो जाती है, मतलब 9 से 10 साल के बच्चों की आर्टरीज में भी प्लाक पाए गए हैं। तो प्लाक क्या होता है कि जैसे जैसे हम खाना खाते हैं, और आपने कई बार देखा होगा कि ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, उसकी मात्रा 100 से नीचे रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो आमतौर से हम कहते हैं कि 20-25 साल में आदमी को अपना ये टेस्ट कर लेना चाहिए, और अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उसकी 100 से ऊपर है तो उसे लाइफस्टाइल चेंजेस अडॉप्ट करनी चाहिए। ये चेंजेस उस आदमी को भी अडॉप्ट करनी, स्पेशली उस आदमी को इसके बारे में ज़रूर उसको अवेयरनेस रहनी चाहिए जिनके घर में हार्ट डिजीज़ है। सो अगर एक आदमी के घर में मामा, चाचा या किसी ब्लड रिलेशन को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको हमें शुरू से ही ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, और अब उसको एनुअली अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कराते रहना चाहिए। दूसरा ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जो एट हाई रिस्क हैं वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो और तब आते हैं जब उनका सांस फूलना लगता है या उनको कोई सिम्टम्स हो जाते हैं। बट जब तक सिम्टम्स आते हैं इट इज़ टू लेट फॉर अ डायबिटिक पेशेंट, बिकॉज डायबिटीज़ में क्या होता है कि ये डिज़ीज़ काफ़ी साइलेंट रहती है। उनमें सिम्टम्स या लक्षण बहुत देरी से आते हैं, और जब तक वो आते हैं उनका दिल काफ़ी तक बैठ चुका होता है। जैसे नॉर्मल हार्ट की फंक्शन, एक पंप है, एक मसल का पंप है, और उसका इजेक्शन फ्रैक्शन 60-65 नॉर्मल माना जाता है। तो जब तक डायबिटीज़ के पेशेंट का सांस फूलने लगता है और उसको तकलीफ़ होती है, तब तक दिल की पंपिंग 30% पहुंच चुकी होती है, 25 से 30। उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। तो जो मधुमेह के मरीज़ हैं उनको हमेशा प्राइमरी प्रिवेंशन करनी चाहिए। अपना एनुअल एक चेकअप हार्ट का ज़रूर करवाना चाहिए ताकि ये जल्दी पिकअप हो जाए। दूसरा ग्रुप है जिनको फैमिली में हार्ट डिजीज़ है, तो उनको हमेशा अवेयर रहना चाहिए। पर आजकल इतना तनावपूर्ण जीवन है कि आदमी को जो एनुअल हेल्थ चेकअप्स कई कंपनीज और सब जगह इंट्रोड्यूस हुए हैं वो फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, ताकि ये दिल की बीमारी जल्दी पिकअप हो जाए और इसका जल्दी से जल्दी प्रिवेंशन हो सके। बिल्कुल। मैम, कई बार हम सोचते हैं कि हम फिट हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है, और कई चीज़ें इग्नोर हम कर देते हैं, बॉडी कई बार सिम्टम्स भी देती है। लेकिन ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पता लगा, हालांकि जब टेस्ट करने जाएंगे तब तो चीज़ें साफ हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले किस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारा हृदय ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है? छोटे छोटे ऐसे लक्षण जिनको देखकर हमें कहीं ना कहीं अलार्म हो जाना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लक्षण इज़ काफ़ी, जैसे लक्षण इसके इनिशियली ये थोड़ी साइलेंट डिसऑर्डर्स हैं। तो एक लक्षण होगा कि हम अपने नंबर्स को पहचानें। ये होता है कि हम अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली अगर चेक करवाएं और ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जैसे भारत में एक स्टडी हुई है जिसमें एडल्ट्स में हर तीसरे व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। मतलब अगर 3 आदमियों का ब्लड प्रेशर नापें तो हर तीसरे आदमी को हाइपरटेंशन है, उसका ब्लड प्रेशर हाई है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और उसको आप कंट्रोल में रखें तो एक पहला साइन है कि बिकॉज जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उसका प्रेशर हार्ट पे पड़ेगा, और ये इसका सीधा सीधा ताल्लुक है हार्ट की डिजीज़ से। तो आपको अपना ब्लड प्रेशर करवाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कराना चाहिए। तो ये नंबर्स आपको सबसे जल्दी आपको हार्ट डिजीज़ पिकअप करने के में हेल्प करेंगे। दूसरा आया लक्षण पे। लक्षण जैसे अगर आपको चलने में आपको सीने में दर्द होता है, आपको रुकना पड़ता है और उसका कुछ मिनटों में आपको रिलीफ होता है, इसका मतलब आपका हार्ट आपको उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है कि आपके चलने को भी सपोर्ट कर पाए। इसका मतलब आपकी धमनियों में रुकावट शुरू हो गई है। ये ऐसा दर्द होता है कि इसमें आपको वजन लगता है जैसे किसी ने मेरे को पकड़ लिया, जकड़ लिया मेरे सीने को। इस समय आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। और सबसे सीरियस जो हार्ट डिजीज़ है जो कई बार अचानक होती है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के लक्षण हम सबको मालूम होने चाहिए, क्योंकि उस समय आपको विद इन 1 आवर, गोल्डन आवर में आपको डॉक्टर के पास पहुंचना ही है। तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि मेरे सीने में बहुत वजन रखा हुआ है। ज़्यादातर ये बाईं ओर होता है या सेंटर में होता है,
और ये दर्द आपके जबड़े में जा रहा है या बाजू में जा रहा है, यहाँ से लगता है ये चल के दर्द बाहर जा रहा है, इसके साथ पसीना होता है, तो जैसे ही आपको ये लक्षण हो तो आप तुरंत पास के अपने अस्पताल में, क्लिनिक में जाके ईसीजी करवाना चाहिए। 45% ऑफ द हार्ट अटैक्स आर साइलेंट हार्ट अटैक्स, मतलब उसमें कोई आपको सिम्टम नहीं होता है, कोई लक्षण ही नहीं होता है। बाद में जब जाते हैं तो अच्छा इसको हार्ट अटैक हुआ था, इसका दिल कमज़ोर हो गया है। और ऐसे लक्षण ज़्यादातर ये डायबिटिक्स में होते हैं, जिनको इसलिए जल्दी प्रिकॉशन, उनको मालूम ही नहीं होता उनका हार्ट अटैक कब आया बहुत केसेस में। और महिलाओं में भी कई बार ये लक्षण नहीं आते हैं, महिलाओं में और डायबिटिक्स में ये लक्षण पता ही नहीं चलते, और उनको कहीं ना कहीं पेन भी इतना प्रभावी नहीं होता होगा उन केसेस में। उन केसेस में पेन इतना प्रभावी नहीं होता, कई बार सिर्फ हल्का सा सांस फूलना शुरू होता है, थोड़ा सा आप चलते हैं और आप कुछ कदम रुक जाते हैं, उस समय भी आपको डॉक्टरी हेल्प लेनी चाहिए। बिल्कुल। मैम ये भी जानना चाहेंगे, कई लोगों के जब ब्लॉकेज होता है उसके बाद ब्लॉकेज खुलवाने के स्टंट डलता है, सर्जरी होती है, ऐसे लोगों का विशेषकर किस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि आगे वापस से ब्लॉकेज ना हो, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन ना हो, तो किस तरह से उन्हें ध्यान रखना चाहिए? और ये कितना गंभीर होता है जब एक बार आपका ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, उसके बाद स्थिति हार्ट की किस तरह से रहती है? एक बार आपके पास ब्लॉकेज हो जाता है और आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, एक तो हमने कुछ फैक्टर्स जो डिस्कस किए पहले वो तो फॉलो ही करना है, खान पान का ध्यान रखना है, और अगर आप स्ट्रेस टेस्ट या आपको डॉक्टर बता देंगे कि अब आप चलना शुरू कर सकते हैं तो आपको वॉक पे जाना चाहिए। वॉक आपको हर रोज़ आधा घंटा या 40 मिनट निकालना ही चाहिए। तीसरा है कि तनाव, कई बार आप देखेंगे एक आदमी जो आपको लगता है कि हाँ बहुत हेल्दी है, इसका तो वेट भी नहीं है, मोटापा भी नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा एक और रिस्क फैक्टर है, मोटापा भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट वेट है, उसको हाइपरटेंशन भी नहीं है, डायबिटीज़ भी नहीं है, जो हमने मेन रिस्क फैक्टर्स किए, और ठीक ठाक रह रहा है, पर उसकी बहुत आप देखेंगे अगर उसकी आप हिस्ट्री में जाएंगे, जब हम मरीज़ से पूछते हैं ज़्यादातर बहुत तनाव होता है, सुबह जाता है रात को 10 बजे घर आता है, कोई खाने का टाइम नहीं है। तो एक तनाव हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा आ गया है कि वो अब मेन फैक्टर होता जाता है। और तनाव को कंट्रोल करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जैसे ऋषिकेश हमारा है, इसके योग और प्राणायाम, इनका इतना ज़्यादा स्ट्रेस रिड्यूसिंग इफ़ेक्ट है कि आप इसको मानना पड़ेगा कि एक हमने बहुत स्टडीज़, जैसे एम्स दिल्ली में जब हम स्टूडेंट्स थे तब ये स्टडीज़ होती थी, और अभी बॉस्टन, हार्वर्ड, पूरी दुनिया में ये स्टडीज़ हो रही हैं कि 2 सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक होता है रन विच इज़ कॉल्ड जो तनाव होता है तब हार्मोन हमारा रिलीज़ होता है, और उसको कहते हैं फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, मतलब आपकी बॉडी तैयार हो जाती है भागने के लिए, तनाव को फेस करने के लिए। और पैरासिम्पैथेटिक होता है कि वो बॉडी को शांत करता है, इनका एक बैलेंस रखना है। अब जब तनाव होता है तो आपका सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स सारा दिन चलता रहता है, और आप तनावग्रस्त रहेंगे तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम हमेशा बॉडी तनाव में रहती है, तो आपकी आर्टरी सिकुड़ने लगती है, उससे हाइपरटेंशन हो जाता है, हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा। आप सोचिए कि आपके आगे रुकावट है, जैसे आप सामने दरवाज़ा बंद कर दे और या आपका रास्ता बंद हो जाए ना, ब्लड का निकलने का, आर्टरी संकरी हो गई है, तो दिल के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, उसको कितना काम करना पड़ रहा है। सो द वे टू रिलैक्स इज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जो जब आप प्राणायाम करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो दिन में अगर आप एक बार कम से कम योग या चलते हुए बस में, कार में भी आप प्राणायाम कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक उस तनाव को रिलीज करता है, रिलैक्स करता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उत्तराखंड आई थिंक इज द योगा कैपिटल, तो यहाँ के लोगों को योग ज़रूर अपनाना चाहिए। बिल्कुल। मैम अगर बात कोरोना काल की करें तो ये पूरा जो 6 से 8 महीने का पूरा दौर था जब हम लॉकडाउन था पूरे देश में, तो इस दौरान किस तरह से आप लोग हार्ट पेशेंट का ट्रीटमेंट किस तरह से करते थे जब वो लोग घर पे थे? साथ ही साथ अब जब स्थिति काफ़ी हद तक सामान्य हो गई है, अस्पताल खुल चुके हैं, ओपीडी अब नॉर्मल हो चुकी है, तो ऐसे में आप किस तरह के प्रिकॉशंस हार्ट पेशेंट को रखने हैं? हालांकि दवा आ चुकी है लेकिन अभी भी संक्रमण है और सतर्कता बरतनी है, तो ये पूरी जर्नी हार्ट पेशेंट्स के लिए कितनी अहम रही है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बिकॉज कोरोना में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। क्या हुआ कि मेन चीज़ क्या थी, पेशेंट्स
बहुत देर तक अपनी डिज़ीज़ को, जैसे हल्का सा दर्द होता था, घर पे बैठे रहे। तो जो हमारे पास पेशेंट्स का जो नंबर तो कम हुआ, पर जब तक आए वो बहुत लेट स्टेज में आए। तो जो जैसे नॉर्मल हम एंजियोप्लास्टी करते हैं हार्ट अटैक में और उनको इलाज देते, जो पेशेंट्स आए एक तो कम आए और बहुत लेट आए। अच्छा, लॉकडाउन में काफ़ी लोगों ने मेडिसिन भी नहीं ले पाए, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल पीरियड था। उसको ओवरकम करने के लिए, जैसे मार्च में लॉकडाउन हुआ था, मई और जून में फिर हमने टेली ओपीडी की व्यवस्था शुरू की, और वो अभी भी हमारी हेल्पलाइंस रेडी हैं कि कभी संक्रमण में अगर, तो इसका एक कोरोना का एक ये फ़ायदा हुआ है कि टेली मेडिसिन और टेली हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, एम्स ऋषिकेश ने इस्टेब्लिश की। और इसका एक दूरगामी प्रभाव ये होगा कि हमारी ओपीडी में 100 से 150 मरीज़ रहता है। अब क्या हो, और लोग हल्का सा, मतलब जो हार्ट डिजीज़ नहीं भी है वो भी वॉक इन कर जाता था। इससे हमारा ट्रायज हो जाएगा, जिन लोगों को ज़रूरत है वही समय पे आएंगे। तो कोरोना का एक इनडायरेक्ट फ़ायदा, या जो हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे कि टेली मेडिसिन हो, ये टर्शरी केयर सेंटर है, तो प्राइमरी केयर सेंटर्स को हमने टेली हेल्थ फैसिलिटी से लिंक करने का कोशिश किया है, और जिन लोगों को विशेषज्ञों की ज़रूरत है वो ही हमारे पास पहुंच पाए, तो ट्रायज हो जाएगा। तो इससे स्पेशलिस्ट सर्विसेज बहुत फोकस्ड होगी। और एक और चीज़ हमने सीखी है कि सब लोग मास्क पहन के रखना चाहिए, उससे जो पोल्यूशन और एनवायरनमेंट से जो इफ़ेक्ट हो रहा था हार्ट के डिजीज़ पे, वो भी कम होगा। जी मैम, एम्स ऋषिकेश में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं, किस तरह की सुविधाएं वहाँ पर वर्तमान में उपलब्ध है? खासतौर पर नवीनतम तकनीक की बात करें तो हार्ट के जो रोगी हैं उन लोगों के लिए किस तरह की अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एम्स ऋषिकेश में मौजूद है? एक एम्स ऋषिकेश में जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की। वो है कि जैसे ही मरीज़ आता है, हम उसका विदिन 1 आवर, 1 घंटे, जिसको गोल्डन आवर है, उसमें हम एंजियोप्लास्टी की सुविधा दे रहे हैं। तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट है पूरी दुनिया में, और ये अभी यहाँ 24/7 उपलब्ध है। तो जैसे ही मरीज़ आता है उसका ईसीजी किया जाता है 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर, और अगर उसमें हार्ट अटैक है वो ईसीजी हमें ट्रांसमिट होता है, इमरजेंसी टीम, कार्डियोलॉजी टीम को ट्रांसमिट करती है, और हम उसकी नस खोलने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादा देरी कहाँ हो रही है? जब पेशेंट ही हमारे पास 2 या 3 दिन के बाद आ रहा है। तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि मेरे को कैसे लक्षण हो रहे हैं, मेरे को हार्ट अटैक के लक्षण हो रहे हैं, और मुझे अस्पताल जल्दी से जल्दी पहुंचना है। एक चीज़ देखी गई है कि टाइम इज़ मसल। ये मैं संदेश अपने सभी उत्तराखंड के वासियों को, सब लोगों को देना चाहूँगी कि टाइम इज़ मसल। इसका मतलब क्या है कि ये एक पंप है, पूरी मसल का बना है, और इसका अगर खून का बहाव रुक जाए तो कम से कम आधे घंटे से अगर खून का बहाव रुका हुआ है तो वो एरिया मर जाता है। आप उसके बाद उसको खून देने का, जैसे एक मरे हुए आदमी को पानी देने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो वैसे ही उस आर्टरी में अब आप खोल के क्या करेंगे उसको? अगर आप लेट आएंगे, एक या 2 घंटे, या देखा गया कि 48 घंटे के बाद तो खोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। पर जैसे जैसे एक घंटा, एक मिनट निकलता जाता है, जो मसल मर गई है उसको हम खोल के भी आपको वो जो आप काम कर सकते थे शुरू में बिफोर दी हार्ट अटैक, वो नहीं दे पाएंगे। तो एक चीज़ है कि आप गोल्डन आवर का ध्यान रखिए, और कोशिश करिए कि कोई भी नियर बाय फैसिलिटी पे जैसे ही आपको लक्षण है, हाँ कभी आप जल्दी पहुंच जाएंगे, आपको 5% केसेस में हार्ट अटैक नहीं आया होगा, पर ये आपकी लाइफ का की बात है, आपको आगे लाइफ कैसे स्पेंड करनी है। तो आप जल्दी से जल्दी, आपको अगर जैसे भी लक्षण हो, दिल में दर्द है, घबराहट है, चक्कर आ रहा है, आपको लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, आप हॉस्पिटल पहुंचिए, ईसीजी करिए। अगर आप दूर दराज एरिया में बैठे हैं तो एस्पिरिन की गोली तो सबके पास होती है, तो एस्पिरिन की गोली पानी में घोल के तुरंत पी लीजिए, और फिर ईसीजी कराने के लिए पहुंचिए। ईसीजी होना चाहिए, एक ट्रोपोनिन का टेस्ट होता है, हार्ट अटैक है, और जिन एरियाज़ में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं है, वहाँ एक ये जो खून का थक्का, क्या होता है कि धमनियों में, हृदय की धमनी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर वो संकरी होती जाती है। जब वो संकरी होती है तो कभी कभी अचानक कुछ स्ट्रेस आता है, और ये संकरी जो धमनियाँ हैं उसमें एक खून का थक्का जम जाता है, और 100% ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक होता है। तो एक दवाई दी जाती है,
और उसका भी फ़ायदा पहले 2 या 3 घंटे में है कि वो उस खून के थक्के को पिघला देती है और जो ब्लॉकेज है आपके हार्ट में उसमें खून पहुंचना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको मेडिकल हेल्प इमीडिएटली लेनी चाहिए। और अगर आप शुरू में सिम्टम्स आ रहे हैं, आप चल रहे हैं, आपको रुकना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको लगता है कि मेरी लिमिटेशन हो रही है, तो उस टाइम अगर आप मेडिकल हेल्प सीख करेंगे तो ये बीमारी थोड़ी जल्दी पकड़ी जाएगी और आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। यानी कि जितना जल्दी आप डॉक्टर तक पहुंचेंगे और शुरुआती जो 1 से 2 घंटे बेहद अहम हार्ट अटैक के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, उत्तराखंड की अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बहुत सर्दी भी पड़ती है और कहते हैं कि सर्दी में हार्ट के पेशेंट्स को ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे में उत्तराखंड में पहले तो किस तरह से आप ग्राफ देखते हैं यहाँ पर हार्ट के जो रोग है उसका, और दूसरा कि यहाँ पर हार्ट पेशेंट्स को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैं बॉम्बे से आई थी और मैंने ऋषिकेश देखा, एयरपोर्ट से मैं यहाँ जा रही थी एम्स ऋषिकेश में, कितनी सुंदर जगह है, यहाँ तो हार्ट की बीमारी होनी नहीं चाहिए और योग कैपिटल है। बट जब मैं ओपीडी में गई तो 100-150 मरीज़ हर ओपीडी में। तो उत्तराखंड की प्रॉब्लम मैंने समझने की जो कोशिश की, जैसे जैसे पेशेंट्स की बात की, तंबाकू है। यहाँ लोग तंबाकू का सेवन इतना ज़्यादा करते हैं और उनको शायद अवेयरनेस नहीं है। एक तो लोग सोचते हैं कि सिर्फ बीड़ी और सिगरेट से होता है, पर तंबाकू किसी भी फॉर्म में इज़ डेंजरस। आप तंबाकू, पान मसाला, खैनी, जो मुंह में टोबैको च्यू करते हैं, स्मोकलेस, वो हार्ट की बीमारी के लिए उतना ही घातक है। दूसरी एक प्रॉब्लम इस बेल्ट में देखी गई है कि कुछ लोग ड्रग का भी सेवन करते हैं, कोकेन। जो यंग जनरेशन है कुछ ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट काफ़ी करती है, उससे भी हार्ट अटैक होता है। तो ये उत्तराखंड का एक पेक्यूलियर प्रॉब्लम है, जो यहाँ पोल्यूशन नहीं है, स्ट्रेस कम है, पेस ऑफ लाइफ इज़ स्लो जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी से, फिर भी हार्ट की बीमारी उतनी है। तो तंबाकू का सेवन, ड्रग्स का इंटेक, और जो आपने बोला कि सर्दी में क्या होता है, कॉर्नरी आर्टरीज थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, तो जो हार्ट के पेशेंट्स अगर वो मेडिसिन लें तो उसका प्रॉब्लम नहीं होता है। तो कंटिन्यूस रेगुलर मेडिकेशंस लें तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। बट हार्ट अटैक्स थोड़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं और लक्षण है तो आपको मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए। अपने डॉक्टर्स पता होना चाहिए, मुझे अगर ऐसा चीज़ है, फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटिक्स है, इनको मालूम होना चाहिए कहाँ जाना है, अपनी मेडिसिन और स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो चलते चलते मैम, आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगी? अपने हृदय को कैसे दुरुस्त रखा जाए, फिट रखा जाए, हेल्दी रखा जाए, क्या कहना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों को? दर्शकों के लिए एक स्पेशल यही होगा कि अपनी इच्छा शक्ति हमें स्ट्रांग रखनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति है तो ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं इनको हम 80% तक कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकते हैं। जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ है उनको, और जैसे जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स है, एज है, बढ़ती हुई उम्र में तो हार्ट के ऊपर कुछ बीमारी आएगी। आपका जेंडर है, मेल्स में ज़्यादा होती है, दो आजकल फीमेल्स को भी स्ट्रेस के कारण जल्दी ये बीमारी हो रही है, ये नहीं है कि फीमेल्स में नहीं होती है। अगर आप इच्छा शक्ति से अपनी जीवन शैली को नियमित करेंगे, नियमित जीवन शैली रहेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही नीरस कर दें अपनी ज़िंदगी के, हाँ मेरे को बस उबला हुआ खाना खाना है, उतना तो किसी से फॉलो नहीं होता है, बट मॉडरेशन, लाइफ हैज़ टू बी बैलेंस्ड। अगर आपने कल पार्टी में 1 या 2 समोसे खा भी लिए तो आप अगले कुछ एक्सरसाइज करेंगे और अपना वेट मेंटेन करेंगे। हाँ, बहुत मोटा आदमी है तो उसके लिए स्ट्रिक्टली उसको वेट लूज़ करना है, तो आप नियमित जीवन शैली करिए, स्मोकिंग से दूर रहिए, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू से दूर रहिए। शराब का सेवन कभी सोशल ड्रिंकिंग हो जाए तो ठीक है, बट शराब का रोज़ सेवन नहीं। और व्यायाम को पूरा ध्यान दें। आप अगर अभी कहें कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं है, तो बाद में सेहत के लिए आपको इतना समय निकालना पड़ेगा कि आप एक सबके लिए बर्डन बन जाएंगे और अपने लिए भी आपको लगेगा मेरी ज़िंदगी में एक बोझ हो गया है। तो एक नियमित जीवन शैली से ये जो जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, उन पे काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। यही संदेश है और इसका हमें एक छोटी उम्र से ही हमें अपने बच्चों में ही ये आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल। आप हमारे कार्यक्रम में आई मैम और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर भानु दुग्गल जी और उम्मीद करते हैं इन्होंने जो जानकारी हम सभी के साथ साझा की है वो हम सभी के लिए लाभकारी साबित हो। फिलहाल कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।